पाकिस्तान एलीट क्लास और कूड़ा उठाने वाले और मगरबी ममालिक। जब मैं एलीट क्लास की बात करता हूँ, मैं उसमें आ जाते हैं सारे, आप कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स भी, ऊपर के अमीर सियासतदान भी, हमारे जनरल भी आ जाते हैं, हमारे कहते हैं जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं, जज भी आ जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो प्रिविलेज क्लास है, जो जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, वो अगर ताकतवर हैं या वो अमीर हैं। अब इसमें अब मैंने जो बात की है कूड़ा उठाने वाले की, अब समझाने की कोशिश करूँगा मेरा मतलब क्या है। जब मैं पहली दफ़ा बाहर के मुल्क यानी इंग्लैंड वगैरह में आया और मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला, क्योंकि मेरी ज़्यादा जो करियर है वो बैंकिंग के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है। तो मैंने एक तो कहते जब पर्सनल बैंकर था तो मेरे पास एक बंदा आया, गोरा ही आया, तो उसने कहा उसे लोन चाहिए, पर्सनल लोन अपने कहते हैं घर की इंप्रूवमेंट के लिए, और उसने गाड़ी वगैरह बाई करनी थी शायद। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं उसकी एप्लीकेशन कर रहा था तो मैंने पूछा कि मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ मैं। तो उसने पूछा तो काम क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं कूड़ा उठाता हूँ, यानी बिन मैन के बारे में बात की उसने ना। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसने जब बताया ना मैं बिन मैन हूँ, तो उसने बताने में उसके कोई खतक नहीं हुई, उसने कोई बेइज्जती महसूस नहीं की, बड़े फ़ख्र से बताया उसने मैं बिन मैन हूँ। और मैंने भी कहते बड़े अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया। कि अगर मैं चाहता या ना चाहता, हमारे मुल्क में पता ही कि हम जो कूड़ा उठाने वाले उनका क्या सलूक करते हैं, उसके मैंने सारी एप्लीकेशन की, उसकी एप्लीकेशन हो भी गई, अच्छा बड़ा उसने लोन अप्लाई किया। यानी मुझे उस वक्त फर्स्ट टाइम ये जानने का मौका मिला कि वाकई ये कौम जो है, ये मगरबी ममालिक जो हैं, ये इतनी तरक्की कैसे की है। हालांकि ये डार्क एजेस में थे, यहाँ का सिस्टम इतना ठीक नहीं था, लेकिन इन्होंने एक चीज़ लर्न कर ली कि अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर या अगर नेक्स्ट फेज़ के अंदर लेके जाना है, तो हमें अपने जो आम क्लास है उनको भी इस मकाम पर लेकर आना पड़ेगा, कि ताकि वो भी अपने आप को इस तरह महसूस ना करें कि बिल्कुल ख़त्म हो गए रह गए हैं। कि वहाँ से मैंने ये चीज़ लर्न की, तब मुझे समझ आई अच्छी तरीके से कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, और आज तक जो सिस्टम चल रहा है, वो इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बाद क्यों है। वो सालों के साल गुजर गए हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं कि ये मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और आज भी ये सुन रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, लगता है 100 साल बाद भी यही सुन रहे होंगे। तो इसका बात क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी आसान सी वजह है कि इन्होंने ये सिस्टम कैसा बना दिया कि अगर कोई आप जनरल भी हैं, अगर आप जज हैं, आप बहुत अमीर हैं, आप सिस्टम को इस हिस्से में है कि आप उस सिस्टम का अब्यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक कूड़ा उठाने वाला बंदा भी है ना, उसकी भी एक अच्छी पे है, जो यहाँ की लोकल पे के मुताबिक उसको इतनी पे मिलती है कि अगर वो सेविंग करके अपने हॉलीडेज भी जा सकता है, या छुट्टियाँ गुजारने भी जा सकता है। अगर उसे घर वगैरह बाई करना, थोड़ी सेविंग करके अपने यहाँ के हस्बैंड जो वाइफ है, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं ना, दोनों काम करके सेविंग करके अपना घर बाई कर सकते हैं। घर बाय करने के बाद महीने की जो किस्तें होती है मॉर्गेज दे के वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। या अब ज़रूरी नहीं होता हर बंदे ने मिलीनियर की ज़िंदगी गुजारनी होती है। मैं एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ ना, अब हर बंदा मिलीनियर भी नहीं होता, यहाँ भी हर बंदे अमीर नहीं है भाईजान, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए यहाँ पे ये सिस्टम आगे चल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो बिल्कुल याशी कर रहे हैं और आम बंदा बिल्कुल फारग होकर रह गया, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे मुल्क में होता है कि जो ऊपर वाले जो 1% से भी 0.1% लोगों ने पूरे मुल्क को कंट्रोल में किया हुआ है, और एक आम बंदा जो है वो तो ये सोच भी नहीं सकता कि बैंक के पास जाएगा और कहेगा ये मुझे लोन चाहिए, मैंने अपने घर का कोई काम करवाना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने हॉलीडेज़ पर जाना है, इस काम वो कभी बिन बैन तो सोच भी नहीं सकता। दूसरी वो सोचने की अलग बात है बैंक के अंदर एंटर होने की। जो असल बात है कि हम जिस तरह उसको देखते हैं, जिनसे उनके साथ सलूक करते हैं, हम उनके साथ खतर का सलूक करते हैं, उनके बदतमीज़ी, उनको हम इंसान भी नहीं समझते, उनको चूड़े कहते हैं। और जो अगर अपने लोकल बंदे हैं, अगर हमने किसी का अगर कोई बंदा आम अगर कोई काम करना नहीं चाहता, वैसे भी इस वजह से कि माशरे में इस किस्म इकदार बन चुकी हुई है कि आम हाथ से काम करने वाले कोई की ज़रा इज़्ज़त नहीं होती। वैसे हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी मिसालें दे रहे होते हैं, इस्लाम की बड़ी बड़ी मिसालें दे दुनिया के अंदर। लेकिन हमारी आप देख सकते हैं दुनिया में जो मुस्लिम की तादाद है वो कहते हैं 1.5 अरब से ज़्यादा है, 1.5 अरब या 2 अरब के करीब पहुँच चुकी हुई है दुनिया में। लेकिन दुनिया में इजादात के अंदर और हर लिहाज से हम बिल्कुल नील नज़ीर, बिल्कुल नीचे हैं। एजुकेशन के अंदर भी, इजादात के अंदर भी, टेक्नोलॉजी, हर लिहाज से हमारा दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। उसकी वजह क्या है? को हमने सिर्फ ये नारेबाजी के अंदर लगी हुई है ज़्यादातर। मैं अपने मुल्क की बात करूँगा, बाकी की मैं क्या बात करनी है। जो उनके पास तेल वगैरह अरब के पास है, उनको थोड़ी अकल आई है, वो अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं। अपने मुल्क की बात करूँगा, हमारे मुल्क के 30 करोड़ की आबादी तकरीबन हो चुकी हुई है। 30 करोड़ की आबादी में हमारी ईजाद एक भी नहीं है। हमारी ईजाद क्या है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो मतलब गाली गलोच के अंदर लोगों को जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन चक्रों में नंबर 1 है, बाकी चीज़ों में बिल्कुल नंबर 1 नहीं है। हर बंदा मैनेजर बनना चाहता है, हर बंदा कहता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, तो मैं रातों रात बस मैं मतलब हुक्म चलाऊँ बस। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें एक सिस्टम लेकर आना पड़ेगा। सिस्टम क्या है कि जिस तरह ये गोरे हमारे मुल्क में आए थे तो यहाँ पे उन्होंने एक नवाबों का सिस्टम दिया था, एक गवर्नर हाउस बना हुआ है जी, और जो ब्यूरोक्रेट है, जो कमिश्नर है, इतने बड़े बड़े घर हैं, उसका जब वो रिटायर होता है बिल्कुल किसी काम का नहीं जाता, और उसको कितने मुलाजिम मिले हुए हैं। उन्होंने अपने मुल्क में ऐसा सिस्टम नहीं किया। अगर वो यहाँ कोई बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट भी है, कोई जनरल भी है, कोई आम बंदा, उसकी पे है,
एक मुताबिक, वो अपनी पे के अंदर ही गुजारा कर सकता है, अपने पे के अंदर ही अपनी हैसियत के मुताबिक घर ले सकता है। इस तरह एक आम जो कूड़ा उठाने वाला भी है और एक बैंकर भी है और आप कह सकते हैं एक आम दुकान में काम करने वाला बंदा भी जो है, कोई भी आप काम करने वाले बंदे ना, कोई भी आप किसी शोबे ताल्लुक़ रखते हो, कोई जर्नलिस्ट भी है, कोई सहाफ़ी भी है, वो जाके या तो हर सहाफ़ी को पता है ये किसी न किसी की कहते हैं नोट किसी का पे बुक के ऊपर है, उस पर हर सहाफ़ी पर इल्ज़ाम है कि वो उससे पैसे ले रहा है। यहाँ पर चक्कर नहीं है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है भाई उसकी सारा कड़ी ख़त्म हो जाता है। मतलब वो हर बंदे को उसके मुताबिक पे मिलती है, अपनी पे के मुताबिक। किसने कि अच्छे इलाके में मतलब कि महंगे घर लिए हुए हैं, किसने वैसे घर लिए हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता मेरे ज़्यादती हो रही है। हाँ, महंगाई यहाँ पे प्रॉब्लम तो हर जगह पे होती है। तो हमें पाकिस्तान का, मेरा आपको ये बताने का मकसद ये था कि अगर हमें पाकिस्तान को तरक्की देनी है, आगे बढ़ना, तो हमें एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम लेकर आना पड़ेगा जो फेयर होना पड़ेगा। ये इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट कमिश्नर को गवर्नर इतने बड़े दिए हुए हैं जो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है, जिसकी वजह जो एक आप कह सकते हैं वो पुराने दौर की और एक आप कहते हैं गुलामाना दौर की निशानी है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल हैं, जर्नलिस्ट हैं, जज हैं, सब की जो पे इस मुताबिक करनी पड़ेगी। बाकी इर्द गिर्द की चीज़ें जो होती है ना, जो TADA चक्कर जो होता है, मुलाजम मिले हुए हैं, ये चक्कर ये बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। उनकी पे इस मुताबिक करनी पड़ेगी, अपनी पेज में गुजारा करो भाईजान। और पे के सिस्टम को, उनकी जो तनख्वाह का सिस्टम है, इतना मुनासिब करना पड़ेगा कि सबको एक तरीके से इंसाफ मिल सके। ये ना हो कि एक बंदा सारी ज़िंदगी उसकी नस्लें जो हैं इसी तर्स में गुजर जाए कि कभी हमारा भी घर होगा, हमारी भी माशरे में इज़्ज़त होगी। जब तक हमने इस चीज़ को दूर ना किया तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जितनी बड़ी हम मज़हब के नाम पर मजहबी नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देख लें कि मज़हब के नाम के ऊपर मुल्क का हमने क्या हाल कर दिया। मजहबी नारे, इंताफ पसंदी के अंदर हर बंदा दूसरे पर नारे लगा रहा है, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी चेक कर लें। चीज़ें हम सारी बाहर के मुल्कों जिनको हम काफिर कहते हैं उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी वहाँ जाकर रहें, हमें वहाँ की तालीम मिले, हमें वहाँ के पासवर मिले, लेकिन बातें हमारी बिल्कुल अपोजिट वाली हैं। इसे कहते हैं मुनाफिकत, इसे कहते हैं हलाकी दिवालियापन। और हलाकी दिवालियापन वही होता है कि दिल में कुछ और, ज़बान पे कुछ और आपके एक्शन कुछ और होते हैं। और एक दूसरा होता है फाइनेंशियल, जैसे माली दिवालियापन के, बिल्कुल आपके पैसे टक्कर बिल्कुल ख़त्म हो जाए आप। इसलिए जब तक हम सिस्टम नहीं लेके आएंगे, जितने बड़े बड़े आप देख लें, हमारा जब जनरल रिटायर होते हैं वो उनके कतलें कितने अरबों रुपये लेकर कतलें रिटायर होते हैं, हर बंदा उनमें इल्ज़ाम लगा रहा होता है। इस तरह हमारे जज भी चेक कर लें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म चेक कर लें, यानी नाम लेते जाएँ, पूरी लिस्ट किस कोई बंदे के ऊपर भी कश्मीर का इल्ज़ाम क्यों लगते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब जज़ा और सज़ा का सिस्टम जो ना, जब मुख्तसर मैं एंड पे कहूँगा, जब इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ, जब तक सज़ा और जज़ा का सिस्टम जो है उसको नहीं लेके आ जाएगा कि कोई बंदा भी क्यों ना हो उससे क्वेश्चन होगा। कोई यहाँ पे भी ऐसा ही है, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आप किसी के खिलाफ भी या आप शिकायत कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट का शिकायत वाला एक जो है ना सेल जो है वो बना हुआ है। ये सिस्टम ज़बरदस्त है। और आप वहाँ शिकायत के लिए ईमेल भेजते हैं या लेटर भेजते हैं, उसको जवाब उनको देना ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं देंगे तो जुर्माना होगा, इसलिए ये सिस्टम चल रहा है। आप एक जज के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, आप एक जनरल के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी, एक छोटे कूड़े जो उठाने आता है उसके खिलाफ भी शिकायत भेज सकते हैं आप। मैंने ये तरह सिस्टम बना हुआ है और उसको जवाब देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हर बंदा, यानी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हर बंदा अपने तरीके से रहने की कोशिश करता है। उसे पता है कि मुझे मेरे खिलाफ शिकायत हो सकती है। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। जब तक, इसलिए मेरे पास एक पूरा प्लान है, और वो प्लान मेरे पास हर बंदे के पास ही, सिंपल इसमें कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, सिंपल सी बात है। जब तक हम सदा जज़ा को और शिकायत के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे और एक आम जो कूड़े उठाने वाला बंदा है उसकी इज़्ज़त नफ्स का भी हिफाजत नहीं की जाएगी, उसी तरह जिस तरह एक जनरल की, एक प्राइम मिनिस्टर की और एक जज की और एक किसी अमीर आदमी की इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत होती है, तब तक मुल्क हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरा दरख्वास्त है, बाकी समझने की कोशिश करें, इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जो आप क्वेश्चन लगे तो मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।